नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के जो सेशन का अपडेट है वो बांग्लादेश को लेकर के। अगेन मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर जो मोहम्मद यूनुस है उस पर आरोप लगाए हैं उन्होंने। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उन पे आरोप लगाए हैं, उनकी जो सरकार का फेलियर है उन पे आरोप लगाए हैं। और इसी के साथ में सारी आज जो बात करेंगे, अब इस पूरी घटनाक्रम पे बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस पूरी घटनाक्रम पे हम लोगों ने एक सेशन ले चुके हैं, उसमें पूरी डिटेल से जानकारी है कि जलाया कैसे, उसको मारा कैसे गया, उसके अलावा वहां का जो नेता था उसको गोली कैसे मारी गई। अब आपको मैं बता दूं, जो इधर ये आपको जो भीड़ दिख रही है, जिसके अंदर आपको ये पूरे कच्छाधारी लोग दिख रहे हैं, इनकी कहानी ये है कि इनके यहाँ का एक नेता हुआ करता था और प्रवक्ता हुआ करता था, मोटिवेटर था, और वो बांग्लादेश के लोगों को मोटिवेट करता था भारत के विरोध के अंदर। और उसको हाल ही के अंदर वो सेवन सिस्टर्स को लेकर के, जो नॉर्थ ईस्ट भारत है अपना, उसको लेकर के वो अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, कुछ पोस्ट की थी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन पे। तो इसको अभी क्या अज्ञात लोगों ने गोली मार करके इसकी इसकी मौत हो गई, इसको गोली मार दी उसके बाद में। साथियों, उसका जो बदला लेने के लिए ये लोग जो अपनी जो मानसिकता है, जो इनकी जो सोच है, उसमें जहर घोल रखा है। ये लोग भारत का ये वहां पे हिंदू रहता है बांग्लादेश के अंदर, उसका नाम है दीपू चंद्र दास। इस दीपू चंद्र दास की कहानी ये है कि ये एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है बेचारा। उसको ये लोग पहले नंगा करते हैं, फिर अधमरा करते हैं, उसके बाद में कैरोसिन डालते हैं, फिर कैरोसिन डालने के बाद में इसको केट पे लटकाया जाता है, फिर जलाया जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड को दिखाते हैं ये मैसेज। जो इस्लामिक स्टेट की जो सोच होती है उसको ये उजागर कर रहे हैं। बांग्लादेश पहले बदलाव तो इन्होंने जो बाकी राख ही वो कसर थी उसको पूरी इन लोगों ने कर दी। साथियों, अभी ये जो आप लोग सिनेरियो देख रहे हैं उससे अब नेक्स्ट एडवांस आगे बढ़ चुका है। अभी हाल ही में जो घटना हुई है आज उन पे भी चर्चा करेंगे। साथियों, ये अभी द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और लगभग आज सुबह की खबर है। इसके अंदर क्या होता है कि इनके एक प्रोतो ओलो के नाम से वहां पे, प्रथम ओलो के नाम से वहां पर एक जो अखबार प्रतिष्ठित अखबार है, उसने बोला है कि नेशनल सिटीजन पार्टी है इनकी, उस पार्टी का एक लीडर है, उसका नाम रहता है मोहम्मद सिकंदर। ये मोहम्मद सिकंदर जो नाम का व्यक्ति है, ये सोमवार सुबह वहां पे एक खुलना एक मार्केट है, उस खुलना मार्केट के अंदर इसको गोली मार दी गई। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अज्ञात लोगों ने इनके उस्मान हादी है उसको मारी थी। अभी इनके एक लीडर है जो अभी इनके एनसीपी पार्टी है, उसके लीडर को गोली मार दी। और साथियों, ये अभी वहां पे एक रैली आयोजन कर रहा था, मजदूरों की रैली के आयोजन के लिए वहां पे काम कर रहा था, और उसको वहां पे सुबह सुबह गोली मारी है। इसी के अलावा आपको एक चीज बता दूं, 7 साल की एक बच्ची है और उसके माँ बाप, उसके जो परिवार है उसको वहां पे बांग्लादेश के अंदर एनसीपी पार्टी की वहां पे एक लीडर रहते हैं ये लोग, उसको बांग्लादेश के अंदर मकान के अंदर उसको बाहर से कुंडी या बाहर से ताला लगा करके ये लोग उसको जला देते हैं पूरे मकान को। उसमें 7 साल की बच्ची की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। उसके अलावा उसकी जो फैमिली के लोग रहते हैं वो इतनी बुरी तरीके से आए हैं कि उनकी सिचुएशन बहुत अभी गंभीर है। इसके अलावा साथियों, ये वो बच्ची है जिसकी इन लोगों ने निर्मम हत्या की है, उसको अंदर बंद करके उसकी फैमिली को और उस बच्ची को। ये इस टाइम में बांग्लादेश अभी और जल रहा है, जो जिस कंडीशन से गुजर रहा है, इससे उससे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं ये लोग। साथियों, इसके अलावा बात कर ले, ये आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो की कहानी ये है कि ये लोग जितना प्रोपोगंडा फैला सकते हैं, जितनी झूठ फैला सकते हैं, जितना ये भारत के विरोध में सेंटीमेंट तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो से आपको आगे लिंक करेंगे। साथियों, ये भारत की एम्बेसी है और उस भारत की एम्बेसी के अंदर, ये एम्बेसी है बांग्लादेश के अंदर, भारत की एम्बेसी है बांग्लादेश के अंदर, उसके सामने ये लोग भीड़ इकट्ठी होती है। ये उस टाइम के उस्मान हादी की जब मौत होती है उस टाइम के अंदर उसके विरोध प्रदर्शन में भारत की एम्बेसी में जितने पत्थर फेंक सकते थे इन लोगों ने फेंके, जितने जूते फेंक सकते थे फेंके इन लोगों ने, और जितनी हुड़दंग मचा सकते थे उतनी इन लोगों ने वहां पे मचाई, पूरा तांडव मचाया इन लोगों ने। अब हुआ क्या कि ये जब ये चीजें बाहर गई, वर्ल्ड मीडिया में गई, पूरे वर्ल्ड की और देशों के सामने गई, तब इनकी क्या थोड़ी सी किरकिरी हुई, इन लोगों की थोड़ी सी बेइज्जती फील हुई इनको कि यार एम्बेसी के साथ तो ऐसे नहीं करो। एम्बेसी वियना संधि हो रखी है, उसके अंदर एम्बेसी को सुरक्षा देना जरूरी रहता है, हर देश की एम्बेसी के अंदर, हर देश की जो एम्बेसी है उन सबको। तो साथियों, इन लोगों ने ये सारा कारनामा किया। उसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर आया, यूएनओ की तरफ से इनको प्रेशर आया, तो ये लोग अभी क्या माहौल बना रहे हैं, भारत के अंदर भी इनकी एम्बेसी है। जैसे अपनी एम्बेसी उनके वहां पे है तो उनकी एम्बेसी अपने यहाँ पे है, तो उनके जो अपने यहाँ पर उनकी एम्बेसी है बांग्लादेश की, उसमें क्या कहते हैं कि ये इतना प्रोपोगंडा फैला रहे हैं बांग्लादेश के अखबारों के अंदर, वहां की जनता को और उग्र कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो अपनी एम्बेसी है वहां के लोगों को, वहां के व्यक्तियों को जला रहे हैं, वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, एम्बेसी के अंदर आग लगा रहे हैं। जबकि आप ये एम्बेसी देख सकते हो लोगों की, आपको कहीं से लग रही होगी इसमें आग लगा दी, कहीं से इसमें पत्थर फेंक दिए, कुछ भी दिख रहा हो तो आपको। इसी के साथ में सर भारत सरकार बाहर आती है, भारत की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक प्रेस रिलीज करती है और वो ये इस चीज की पुष्टि करवाती है कि जो आप लोग प्रोपोगंडा फैला रहे हो बांग्लादेश में हमारे खिलाफ और उनको भिड़का रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद उन लोगों ने बाहर आके ये
ये टिप्पणी करते हैं। साथियों इस फ्रेज के अंदर है क्या ऐसा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो दीपू चंद्र दास की जो इन लोगों ने हत्या की है, मतलब वहां पे अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं हिंदू बांग्लादेश के अंदर, तो यहाँ भारत के अंदर कुछ लोग वहाँ जो बांग्लादेश की एम्बेसी थी उसके सामने जाते हैं 5-7 लोग, और वो ये कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यकों की आप बांग्लादेश के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित करो, इसकी मांग करते हैं उनके सामने जाके। और कुछ थोड़ा बहुत जैसे मान लो 1-2 नारे लगा दिए उन लोगों ने, कह दिया कि भाई आप हमारे वहाँ अल्पसंख्यक है, उनकी आप सुरक्षा दीजिए आप लोग। उसके अलावा साथियों ये जो भारत की जैसे वियना कन्वेंशन, जैसे भारत सरकार उसने बताया कि जैसे वियना कन्वेंशन की जो संधि हो रखी है, जो एग्रीमेंट हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी देश के यहाँ पे उच्चायुक्त हैं या फिर एम्बेसीज है उनको हम लोग सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद में ये आगे जायसवाल आगे भी खंडन करते हैं कि जो जैसे बहुत सारे अखबार हैं वो मतलब बांग्लादेश के अंदर जो अफवाह फैला रहे हैं उनके लिए वो बोलते हैं इसके अंदर आखिर कि भाई आप लोग वहां पे जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उसके अलावा जायसवाल ने आगे बोला कि जो अल्पसंख्यक पर जो हमला हो रहा है उस पर हम लोग पैनी नजर बनाए हुए हैं, और हम लोगों ने उनको जो बांग्लादेश की एम्बेसी है या बांग्लादेश की एम्बेसी के अंदर जो एम्बेसडर है उनको बुला करके हम लोगों ने कहा है कि इसकी आप कड़ी जांच करवाइए और जो भी कुछ होता है उनको न्याय की कटघरे के अंदर लेके आइए। साथ ही उसके बाद में बात कर लेते हैं शेख हसीना की। शेख हसीना की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि शेख हसीना इस टाइम में निर्वासन पे आई हुई है, मतलब वहां से बांग्लादेश से भागने के बाद में उन्होंने कहीं भी शरण ली तो भारत में ली, क्योंकि वो भारत की जेएनयू वहां से पड़ी हुई है। उसके अलावा वो भारत के अंदर कंफर्ट फील करती है, तो वो भारत के अंदर शरण लेती है, और शरण लेती है तो उसका एक इंटरव्यू, अभी तो क्या निर्वासन में है तो गुप्त है, उसका मालूम नहीं कौन सी जगह लोकेशन पे रहती है, तो वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एएनआई को। एएनआई को जो इंटरव्यू दिया है साथियों वो मतलब ईमेल के माध्यम से दिया है। और उसके अलावा आपको बता दूं जो शेख हसीना है उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है, तो इन पे आरोप लगाया है। और मोहम्मद यूनुस का जो फेलियर है इस टाइम के अंदर उन पे आरोप लगाया, उन पे बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए कि भाई वो एक वार्ड पंच का चुनाव नहीं जीता उन्होंने, वो देश कैसे संभाल सकते हैं, उनको देश के टोटल राज्य हैं उनके नाम नहीं मालूम होंगे, बहुत सारी चीजों का क्लेम किया उनके लिए। और उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है वो करवाया जा रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से, ये सब चीजें उन्होंने क्लेम की है। और साथियों ये जो इंटरव्यू दिया गया है एएनआई को दिया गया है, एएनआई अपना न्यूज चैनल है भारत का, उसको दिया गया है। उसमें भी जो ये दिया गया है मेल के थ्रू दिया गया है, मतलब फेस टू फेस इनके बात नहीं हुई, मेल के थ्रू दिया गया क्योंकि ये अभी गुप्त है, निर्वासन की जीवन जी रही है। साथ ही ये बोल रही है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार है उसने वहां पे अराजकता फैलाई। ये अराजकता क्यों फैलाई, उन्होंने कहा कि उस्मान हादी की जो मौत पे जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो जितना तांडव मचाया इन लोगों ने, ये इसका फेलियर दर्शा रहा है। उसके अलावा उन्होंने आगे बोला कि जो ये जितनी भी हिंसा हुई है उसमें जो शासन व्यवस्था जो टूटता है वो दिखाई दे रहा है, या जो दर्शाया गया कि मतलब जो डैमेज कंट्रोल था वो अच्छे से नहीं कर पाया, तो उसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो इस पे थोप रही है मतलब मोहम्मद यूनुस पे। इसके अलावा आगे कह रहे हैं कि जो मैं छोड़ के आई थी वहां पे, जब मैं वहां से हट के आई थी सत्ता से, तो उसके बाद से लेकर के अब तक वहां पे हालत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। उसके अलावा साथियों इन्होंने आगे कहा कि जो अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बता रही है ये लोग कि जैसे शत्रु देश हैं या जो शत्रु हैं, जो उनको बता रही है कि चरमपंथी या कट्टरपंथी, उनको शत्रु कह रही है, चरमपंथी या कट्टरपंथी जो संगठन है जमात ए इस्लाम, ये जो जमात इस्लामी के जो संगठन है इनको कट्टरपंथी या फिर वो एकदम मतलब कहती है कि जो लड़ाई दंगे जितने भी हुए हैं ना इन लोगों की वजह से हुए हैं वहां पे। और इनके आगे वो बोल रही है कि इनको जो समर्थन प्राप्त है वो जो मोहम्मद यूनुस की सरकार उनके लिए खुला समर्थन है। और आगे वो ये और कह रही है कि भारतीय दूतावास पे जो धावा बोला गया है, मीडिया के कार्यालय हैं उनको उन पे हमला बोला गया है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे बेखौफ होकर के ये लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ है तो मोहम्मद यूनुस का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ये छूट दे रखी है। उसके अलावा ये आगे कह रही हैं, ये वाला स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आगे कह रही है कि मोहम्मद ये यूनुस ने गुंडों को छूट दे रखी है और उनको योद्धा और बता रहे हैं। मतलब ये आप एक चीज सोचो, परसों जो ये शहीद हुआ था इनका जो जनाजा लेके आए थे सुपुर्दे खाक करने के लिए, तब उसको योद्धा बताया था मोहम्मद यूनुस ने। और ये आज कह रही है शेख हसीना कह रही है कि इन गुंडों को खुली छूट दे रखी है और उनको योद्धा और कह रहे हैं, मोहम्मद यूनुस के लिए कह रही है। अब आप आगे ये बोल रही हैं कि ये जो चरमपंथी या कट्टरपंथी जो संगठन है जमात ए इस्लामी, मतलब आपको मैं जमात ए इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है इसकी कहानी बता दूं। जब ये बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उस टाइम में वहां पे इतने कट्टरपंथी मतलब बहुत कम संख्या में कट्टरपंथी थे, उन लोगों को आजाद हमने करवाया था, भारत ने आजाद करवाया था 1971 में। वहां पे कुछ छोटे छोटे संगठन थे जो भारत के खिलाफ थे, और जैसे जब आजाद हुए तो वहां पे जैसे लेखक थे, वहां के कवि थे, उसके अलावा वहां पे जैसे राष्ट्रीय नेता थे, उनके खिलाफ वो बोलते रहते थे। और वो मतलब भारत के खिलाफ उस
टाइम में जहर घोलते थे, अब वो धीरे धीरे विकराल रूप ले रहे हैं। अब ये क्या थी, सत्ता के अंदर थी शेख हसीना, तब तो उनको ठोक पींद के रखती थी कि वो ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसी कोई हरकत नहीं करते थे। अब जब से ये सत्ता छोड़ के आई है ना, तो जब ये भाग के आई है, वहां से निकल के आई है, तो पीछे से मोहम्मद यूनुस आया, और मोहम्मद यूनुस को लेके भी वही आए, क्योंकि पूरा वो कारनामा ही उन लोगों ने वहां पे जेएनजी प्रोटेस्टन किया था, तो वो लेके आए। तो उस मोहम्मद यूनुस के चेहरे के पीछे वो लोग खड़े हैं, और उन लोगों के पहली बार सत्ता मिली है, तो वो पूरा इतना तांडव मचा रहे हैं। तो ये उनके लिए कह रहे हैं कि चरमपंथी और कट्टरपंथी संगठन है इनकी जमात ए इस्लामी, उनके जो ये लोग, उनके लोगों को आप लोग मंत्रिमंडल में बैठा रखे हैं। जो अभी अंतरिम सरकार है वहां पे मोहम्मद यूनुस बैठा हुआ है, उसकी मतलब मंत्रिमंडल के अंदर वो लोग बैठे हैं। और आगे वो कह रही है कि दोषी लोग हैं जो मतलब एकदम आतंकवादी लोग हैं, उनको जेल से रिहा कर रही है ये सरकार। और आगे ये कह रही है कि जो आतंकवादी संगठन ये जुड़े हुए हैं, वो इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो एकदम सही चल रही है। और साथियों ये आगे ये कहती है इसके अंदर कि हमारी विदेश नीति वापस जो राष्ट्रीय हित है उनको सर्वोपरि रखे जाएंगे, और वापस जो देशों के साथ में संबंध है वैसे ही स्थापित किए जाएंगे। ये अभी कुछ समय के लिए जो कट्टरपंथी या इस्लामिक जो सोच के लोग बैठ गए हैं, या फिर जो जमात के लोग बैठ गए हैं, जो मतलब खाली दिमाग के लोग हैं, एकदम मतलब कतई मतलब जानवर टाइप के लोग हैं, वो बैठ गए हैं, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। वापस जब सरकार बनेगी, ये तो भारत के साथ में जो संबंध है वो पहले से कई गुना बेहतर वापस सही होंगे। उसके अलावा साथियों इन्होंने आगे ये मतलब ये अब जो लास्ट में स्टेटमेंट दी थी उस पर जोर देके कहती है। पहले तो ये कहती है कि जो मेरे को सजा सुनाई गई है, मृत्यु दंड दिया गया है, 17 साल 20 साल की सजा सुनाई गई है, तो ये साथियों ये बांग्लादेश के लिए ये कह रही है कि वहां पे जो अभी जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठा रखे हैं वो इनके डमी कैंडिडेट हैं। ये अगर उनको बोले कि 10 बार सजा देनी, वो 10 बार देंगे, 10 बार मृत्यु दंड देना तो 10 बार देंगे, क्योंकि वो तो डमी है। अब ये कह रही है कि जो आपने मेरे पे थोपा है या जो कुछ भी किया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड के अंदर हेग के अंदर है, मैं वहां जाऊंगी और वहां मैं इसको चुनौती दूंगी। और चुनौती देने के बाद में कह रही है कि मुझे विश्वास है कि एक स्वतंत्र अदालत उन्हें बरी कर देगी इन सब चीजों, क्योंकि ऐसा उन पर कुछ आरोप नहीं है, ये तो सिर्फ मनगढ़ंत आरोप उनके ऊपर थोपेंगे कि वो वापस नहीं आ जाएगी। वापस आ जाएगी तो फिर मोहम्मद यूनुस का वहां पे पत्ता कट जाएगा, वो वहां नहीं मिलेगा, उसको भगना पड़ेगा, तो वो उसके वापस आने के रास्ते बंद कर रहे हैं, इसलिए वो कर रही है। आगे वो ये देखो, आप यहां से देखना, वो कह रही है कि जोर देके आगे वो अपने स्टेटमेंट में जोर देके आगे कह रही है कि एक वैध सरकार बनेगी और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तब वह खुशी खुशी बांग्लादेश खुद आएगी वहां पे। तब तक आप उसको बुला नहीं सकते, आप उस पर प्रेशर नहीं कर सकते, आप भारत सरकार पे प्रेशर नहीं कर सकते कि उसको वापस भेज दो। भारत सरकार ऐसा कोई स्टैंड भी नहीं ले रही कि मैं उनको वापस भेज दे। पर ये कह रही है कि जब वहां पे एक सरकार स्टेबल होगी, वहां उसकी विदेश नीति होगी, देशों के साथ में संबंध होंगे, और जब मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उससे मैं बरी होकर आऊंगी, इन सब जो मुकदमे आपने मेरे ऊपर लगा रखे हैं, थोप रखे हैं, तब मैं वापस देश आऊंगी। उससे पहले आप मेरे को बुलाने के लिए जो भारत सरकार पे या भारत के खिलाफ जितने भी बयान दे रहे हो, वो सब चीजें कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। साथियों उसके अलावा मैं आपको ये जो इतना घटनाक्रम हुआ है, उसके अलावा साथियों मैं आपको चीज बता दूं कि जो बांग्लादेश वहां हिंदुओं के साथ में कर रहा है, सब चीजें कर रहे हैं। और जैसे हम लोगों ने बाइकआउट पाकिस्तान कर रखा है या पाकिस्तान बाइकआउट कर रखा है, वैसे अपने को बांग्लादेश करने का समय आ गया, क्योंकि मिनी बांग्लादेश था। अपन लोग पहले ये बांग्लादेश था, उसको मिनी पाकिस्तान समझ रहे थे, अब वो तो एक्चुअल में पाकिस्तान का नेक्स्ट वर्जन बन के आ गया। तो साथियों अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अनुसार ये देखना अपन बांग्लादेश को कितना पैसा दान दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे अपन हर साल लगभग 54.83 अरब रुपए अपन लोगों ने पिछले साल डोनेट किए थे। अगर इसको करोड़ में माने जाए तो ये 5483 करोड़ रुपए अपन लोगों ने पिछले साल अपने अड़ोस पड़ोस के देश से उनको दान के लिए रखे थे अपने बजट के अंदर। अब उसमें से बांग्लादेश के लिए अपन लोगों ने रखा थे 1.2 अरब रुपए। मतलब आपको मैं एक बताऊं कि 120 करोड़ रुपए अपन लोगों ने बांग्लादेश को सिर्फ दान दिए हैं। दान इस चीज के लिए दिए हैं साथियों कि बांग्लादेश से अपने रिश्ते अच्छे बने रहे, बांग्लादेश में वहां जैसे मान लो कि अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए कुछ योजनाएं चला सके, उसके अलावा ये इस चीज का फील दिला सके उनको कि हाँ भाई आपके और हमारे बीच में अच्छे संबंध है, अच्छे आप पड़ोसी हो और हमें आपकी फिक्र है। पर जिस हिसाब से बांग्लादेश का जो रवैया सामने आ रहा है उस हिसाब से ये फंडिंग रोकनी चाहिए सबसे पहले तो। उसके अलावा साथियों बात कर रहे थे भारत ऐसे और कितने देशों को दे रहा है जो 5483 करोड़ रुपए इन्होंने बजट के अंदर अपने पड़ोसी देशों के लिए दान के लिए रखते हैं या फिर उनको व्यवहार के तौर पर दी जाती है ये रकम। उसमें 2150 करोड़ हम लोग भूटान के लिए रखते हैं, मालदीव के लिए अपन लोगों ने 600 करोड़ दिए हैं, उसके लिए अफगानिस्तान को 100 करोड़ दिए हैं और बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए। ये मतलब एक तरीके से ये होता है कि यार चलो अपने बगल में बैठे हुए हैं तो मतलब छोटी कंट्रीज हैं, इतनी डेवलप भी नहीं है, तो चलो उनको कुछ दे देते हम लोग कि तरसा के दे देते। पर ये लोग तो मतलब ऐसे मतलब सोच के रखे हैं कि हम लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको पूरे को ले लेंगे हम लोग। जब इनकी मानसिकता ऐसी है या फिर अपने आप को इतने बड़े समझ रहे हैं तो ये ऐसी फंडिंग इनके लिए रोकनी चाहिए, इसको समझ में आएगा। इसके अलावा साथियों अभी आईपीएल हुआ, आईपीएल का ऑक्शन हुआ है। आईपीएल के ऑक्शन के अंदर एक बांग्लादेश का एक जो खिलाड़ी है उसको 9.2 करोड़ रुपए के अंदर
कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। साथियों आपको एक चीज बता दूं, जैसे आईपीएल से बाइकआउट कर रखा है किसको, पाकिस्तान को। वैसे अब वो समय आ चुका है क्योंकि वहां पे हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, तो एक 2 या 5 सीजन कम से कम इनको बाइकआउट करें तो इनको समझ में आएगा कि अपने को वर्ल्ड से बाइकआउट कैसे करें, अपने देश को, अपने नागरिकों को कैसे बाइकआउट कर रहे हैं, और इनको अपनी औकात, अपनी हैसियत भी मालूम चल जाएगी। तो ये होना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये लोग यहाँ से अपना पैसा ले जाके अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ काम में ले रहे हैं। इन लोगों ने एक भी पोस्ट नहीं की हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के लिए। अब आगे साथियों अपन जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान की करनी नहीं चाहिए, इनको इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की ये भी एक बवासीर है अपने बगल में। तो पर मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो आसिम मुनीर है, ये कहीं पे ऐसे बोल रहे थे कि भाई भारत से जो हमारा संघर्ष हो रहा था उसके अंदर हम लोग अल्लाह की मदद से जीत गए। जब ये बात इन्होंने बोली रही, जब बात मीडिया के अंदर आई, तो सबसे ज्यादा ये ट्रेंड कर रही थी, लोगों को मजाक का पात्र लग रही थी ये लोग, कि भाई साहब अभी साइंस का युग चल रहा है, आप लोग साइंस की बात कर रहे हैं, लोग आप कहां अल्लाह को लेके बैठे हो, या फिर कहां पे आप लोग मतलब अपने समाज को कितना मतलब आप जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे कितना पागल बनाओगे, उनको कितना लूटोगे। उनकी हालत ये कर रखी है, उनके आटे के पैसे नहीं है, आप इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे उनको लूटे जा रहे हो। क्योंकि ये आगे एक वीडियो है उसके अंदर आप सुनना ये लोग क्या कहते हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रोलिंग चल रहा है। ये बुनियाद महसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही हमने महसूस किया। तो जो ये साथियों ये वो मतलब वो वाली बात हो गई कि मतलब युद्ध के अंदर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कैसे उनको अपने फेवर में किया जाए। तो ये अल्लाह के नाम ले रहे हैं, वहाँ इस्लाम के नाम ले रहे हैं, कम से कम उनको रोक के रखे, क्योंकि उनकी वास्तविकता सामने आ चुकी है। और साथियों आपको वाकई में हमारी ये जो एपिसोड है, सेशन है, वो आप वाकई में अच्छा लगता है तो आप लाइक करके जाया करो, इसको आप लोग सब्सक्राइब किया करो, अपने जो मित्र लोग हैं जो आईआर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको शेयर किया करो। और उसके अलावा साथियों आपका कोई इस टॉपिक के प्रति कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाया करो। इतने पैसेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।